हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2023 और एक नई सुबह का आगाज एक नए लेक्चर के साथ। क्वांट रीजनिंग और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ये एक स्पेशल सेशन वाली सीरीज जो सुबह 8 बजे हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो कि होंगे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट से। तो बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा, एग्जाम वाले पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, डीआई कैसे पूछता है, डाटा सफिशिएंसी कैसे पूछता है, क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन कैसे पूछता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, सब डिस्कस करेंगे। इसलिए इस सेशन को एंड तक आपको देखना चाहिए। ये एक वो सीरीज है जिसमें हम टॉप 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इतने रेलेवेंट है कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत आराम से निकल जाएगी अगर आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4 है क्वांट का। इससे पहले 3 लेक्चर रीजनिंग और 3 लेक्चर क्वांट के आ चुके हैं। क्वांट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंपलीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन ये कवर कर लिया है। अब कुछ जो चुनिंदा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वाले सारे लेक्चर भी जरूर देखो और आज के इस लेक्चर को तो एंड तक जरूर देखना है और एट द एंड आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो देखो, हर एक एग्जाम की डिमांड अलग अलग होती है। और जैसे बैंकिंग का कोई एग्जाम है तो वहाँ प्रीलिम्स में स्पीड मायने रखेगी, मेंस में बहुत अपर लेवल से पूछता है, एसएससी का एग्जाम है तो थ्योरेटिकल होता है, सीसेट का एग्जाम है तो उसकी अपनी नीड होती है। लेकिन आरबी ग्रेड बी एग्जाम के अंदर वो आपसे जब क्वेश्चन पूछता है, 30 क्वेश्चन है, 25 मिनट है, तो एक तो आपकी बेसिक नॉलेज ठीक होनी चाहिए, बहुत सारी टाइप्स पे नहीं जाना, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा डीआई डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन उस टॉपिक के प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी ही समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो तीन चार चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो एक टर्म यूज होती है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। किसी आर्टिकल को परचेज करने पर या उसे मैन्युफैक्चर करने पर जो कॉस्ट हम लोग लगाते हैं उसी को कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, एक होता है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। किसी भी आर्टिकल को जिस कॉस्ट पर सेल किया जाता है हमेशा उसे उसका सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेल प्राइस वर्ड भी यूज होगा कहीं, सेल प्राइस और एमआरपी सेम होते हैं, लेकिन एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज जो उसको मैन्युफैक्चर करने में, परचेज करने में या मैन्युफैक्चर करने में जो भी कॉस्ट लगती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। और किसी आर्टिकल को सेल करने पर जो अमाउंट हमें मिलता है उसे इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, चीज ध्यान रहेगी सबको। चलिए, अब दो चीजें हैं। कभी भी अगर आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, अगर आप कम अमाउंट में परचेज करते हैं और ज्यादा अमाउंट में सेल करते हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी कोई आर्टिकल कितने में सेल किया माइनस कितने में खरीदा था, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। रटना नहीं है, सिंपली देखो, जितने में परचेज किया माइनस जितने में खरीदा था, जो अमाउंट मेरे पास बच गया वही तो प्रॉफिट है। ठीक है, यहां से कभी भी सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। कभी आपको सीपी निकालना है तो सीपी राइट की तरफ चला गया, प्रॉफिट लेफ्ट की तरफ, तो एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, तो सीपी आ जाएगा। रटना नहीं है, सिर्फ सिंपली समझना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से जब भी कभी आपका कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा तो हमें हमेशा लॉस होगा। अगर ज्यादा में खरीद के कम में सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस ही होगा भाई। तो अगर हमें वो लॉस निकालना है तो जितने में परचेज किया था माइनस जितने में सेल किया, दैट इज इक्वल टू लॉस, है ना। कभी भी ये बताना कि कितने में परचेज किया, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो जितने में सेल किया प्लस लॉस। कभी भी ये बताना कितने में सेल किया तो जितने का परचेज किया था माइनस लॉस, है ना। तो इस तरीके से ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाओगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। कंसेप्ट को समझना है फिर अप्लाई करना है। ठीक है, समझना है फिर अप्लाई करना है तो आराम से चीजों को बना पाओगे। रटोगे
तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या, कभी भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यह हमेशा कॉस्ट प्राइस का पार्ट होता है। ठीक है, किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा सीपी का पार्ट होगा, और तब उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो इनटू 100 करेंगे। ठीक है, हाँ कभी कभार वो उसे कंपेयर कर देगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स वो कंपैरिजन है, एक्चुअल में जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतनी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला कंसेप्ट लेंगे, फिर उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर पीवाई क्यू करेंगे, डीआई का एक दो क्वेश्चन लेंगे। एक आइडिया दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगले 1 से 1.5 घंटे में मैं पूरा मतलब एक 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये सब नहीं होने वाला इस लेक्चर में। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये कंसेप्ट है, इनको ध्यान में रख लो, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो ये उस पर्पज से है कि सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि इन चीजों से डील कैसे करना है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और कैसे कंसेप्ट यूज होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो, उससे पहले ये फ्रैक्शन है, बेसिक फ्रैक्शन है, मैंने पहले भी कहा है आपको, चाहे डीआई है, चाहे आपकी सिंप्लीफिकेशन है, चाहे इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, हर जगह ये काम आते हैं। इन बेसिक फ्रैक्शंस को लिख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी स्टडी टेबल पे लगाइए, और लगातार इनको पढ़िएगा, रिवाइज करिए जब भी आपको समय मिले। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं याद कर पा रहे हैं, तो इनको देख देख के यूज करिए, लेकिन यूज पक्का करिए, ये डिमांड है वक्त की, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको, मतलब आप 1.5 घंटा मेरे साथ रहना, मैं गारंटी दे रहा हूं, इसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, अ मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹25 एंड सेल्स इट फॉर ₹30, फाइंड हिज गेन परसेंट। एक आदमी किसी टॉय को खरीदता है, खरीदने का मतलब है सीपी, कितने का, 25 का, और सेल करता है कितने में, 30 में। तो हमें बताना है कि गेन परसेंट क्या होगा। पहली चीज ध्यान रखो, जब भी कोई डाटा हमें परसेंटेज में निकालना होगा, तो मेरे पास एक फ्रैक्शन होना जरूरी है। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन ही नहीं होगा तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वही तो मैंने बताया था ना, फ्रैक्शन बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी सीपी से ज्यादा है तो एसपी में से सीपी माइनस कर दोगे, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यही तो बोला था। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, 30 माइनस 25, 5 का प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो यानी कि जितने का प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय, प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 5 का प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना है, 25, तो 5/25 परसेंटेज के लिए इंटू 100, 25 से जाएगा 4, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20%। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक, मतलब जैसे अल्फाबेट होते हैं ना, तभी अल्फाबेट से फिर आप वर्ड बनाते हो, फिर क्लोज बनता है, फिर सेंटेंस बनता है, फिर पैराग्राफ बनता है, पता नहीं क्या क्या। तो ये अल्फाबेट ही है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान लिया है हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे, मैंने कहा था हर बार डिफरेंट क्वेश्चन होगा, डिफरेंट कंसेप्ट होगा, मतलब कंसेप्ट सेम ही होंगे, दो ही कंसेप्ट यूज करेंगे हम, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, दो ही परसेंटेज और रेशियो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या प्रॉफिट एंड लॉस, दो ही मेथड यूज होंगे, परसेंटेज और रेशियो, उनको समझो बस। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹700, एक आदमी कोई आर्टिकल बाय कर रहा है 700 के अंदर, ठीक है, और उसको 30% के गेन पे सेल कर देता है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहला जो मेथड है वो परसेंटेज मेथड समझते हैं। ठीक है, परसेंटेज मेथड, ये परसेंटेज मेथड क्या है, देखो कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 700 है, ठीक है, और उसे गेन कह लो या प्रॉफिट कह लो हो रहा है 30% का, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा 100%। प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें ऐड हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब अगर उसे गेन 30% का हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर गेन हो रहा है तो सीपी में ऐड कर दो, तो सेलिंग प्राइस होगा 130%।
ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें गिवन है, तो 100% की जो वैल्यू है वो तो 700 है भाई। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 100 से सिंप्लीफाई करोगे 7, और एसपी कितना है 130%, तो 130% की वैल्यू होगी 130 इंटू 7 910। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे सोल्व कर लोगे। जो दूसरा मेथड है वो रेशियो मेथड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से कभी इससे आसान होगी कभी इससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीपी है 700, क्वेश्चन तो वही है ना, गेन है 30%। ठीक है, ये रेशियो मेथड ये कहता है कि यहां से परसेंटेज को रिमूव कर लो, तो 30 से परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100 होगा भाई, 0 से 0 कैंसिल, तो 3/10 हो गया। मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी होगा और न्यूमरेटर में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, लॉस है तो लॉस होगा। तो यानी कि अगर मेरा सीपी 10 है तो रेशियो बन गया प्रॉफिट मेरा 3 है। ठीक है, तो फिर मेरा एसपी कितना होगा भाई, एसपी तो सीपी में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 13 होगा। ठीक है, और सीपी मुझे गिवन है 700, तो ये 10 की वैल्यू 700 है, तो 1 की वैल्यू 70 होगी भाई, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 13 की वैल्यू 30 इंटू 70 यानी कि 910 होगी। तो मतलब दोनों का सेम ही है, रेशियो मेथड लगा लो या परसेंटेज लगा लो। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई सबको भाई। चलो नेक्स्ट। हर एक क्वेश्चन पे वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व करो, देखो मजा आ रहा है, सीख पा रहे हो चीजें तो आसान है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर एग्जीक्यूट आपको करना है, मैं सिखा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताऊं। ठीक है, मैं अपने आप को समझा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं अपने आप को समझा रहा हूँ और इतना बेहतरीन समझा रहा हूँ अपने आप को कि आप भी बहुत आराम से समझ जाएंगे। मैं ऐसे समझ के समझा रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, है ना। तो वो वाली फील लीजिए, इनको इम्प्लीमेंट करिए, समझिए कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो। इफ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर 720 ही वुड लॉस 25%। टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। एक आदमी 720 उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है भाई, और ऐसा करने पे उसे लॉस हो रहा है 25% का। वो चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो कितने का, 25% का। तो बताइए तब उस केस में उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये बोल रहा है। अब मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड, दोनों को अप्लाई करते हैं। पहले परसेंटेज से देखो, हमें पता है कि सीपी हमेशा 100% होगा भाई। ठीक है, अगर उसे लॉस हो रहा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 75% बनेगा, लॉस हो रहा है तो सीपी में से माइनस हो जाएगा। अगर उसे प्रॉफिट चाहिए, सीपी तो दोनों केस में सेम है, चेयर तो वही है ना, तो उतने की पहले खरीदी होगी, उतने की अब खरीद रही है। जब वो लॉस हो रहा है तब भी उतना ही है सीपी, जब प्रॉफिट हो रहा है तब भी उतना ही है सीपी। तो सीपी तो इस केस में भी 100% ही है, बट वो यहाँ प्रॉफिट 25% चाहता है, इसलिए उसका एसपी 125% बनेगा। अब इस केस में तो एसपी हमें पता है 720 है, तो यानी 75% की वैल्यू 720 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 720 डिवाइड बाय 75। ठीक है, और अगर हमें एसपी बताना है न्यू, तो 125% की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 720 बाई 75 इंटू 125। 25 से गया 3, 25 से गया 5, 3 से गया 240, और 240 इंटू 5 दैट इज 1200। ठीक है, तो ये परसेंटेज मेथड है। अगर इसी को रेशियो मेथड से करते तो एसपी इज 720, लॉस हो रहा है उसे कितने का, 25% का, है ना। तो लॉस 25% का मतलब 1/4 है, यानी कि ये लॉस है, ये सीपी है। तो अगर यहां से रेशियो बनाऊं तो सीपी अगर 4 है तो लॉस 1 का हो रहा है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रहा होगा, है ना। अब अगर इसी पे उसे प्रॉफिट चाहिए 25%, तो 25% का मतलब अगेन 1/4, तो अब उसका सीपी 4 होगा, प्रॉफिट 1 होगा, तो एसपी कितना होगा 5। और अगर इन दोनों कंडीशन को देखें, पहली बात ये ध्यान रखना दोनों का सीपी सेम होना चाहिए। सीपी सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल सेम है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसे सेम बनाओ, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एसपी 720 है, तो 3 की वैल्यू 720 है, तो 3 से गया 1 की वैल्यू 240, तो इधर भी 240 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब उसका एसपी होना चाहिए 1200। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कठिनाई कहीं नहीं है, आराम से बना सकते हो, बस थोड़ा सा हिम्मत हौसला चाहिए होगा। ठीक है, चलो दो मेथड ध्यान रखो, परसेंटेज रेशियो बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद से सोल्व करो पहले, देखो क्या है। ए मैन सेल्स इज टाइपराइटर एट 5% लॉस। ठीक है, कोई टाइपराइटर खरीदा
टाइपराइटर अगर खरीदा है तो मान लीजिए उसका प्राइस 100% है, तो वो उसे 5% के लॉस पे सेल करता है, लॉस है 5%। अब कह रहा है इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, अगर वो 80 रुपीज ज्यादा में बेचता तो ही गेन्स 5%, उसे 5% का प्रॉफिट होता। ठीक है जी। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर इज, तो टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब देखो सिंपली, अगर वो यहाँ पे टाइपराइटर तो सेम है, अगर उसे 5% का लॉस हो रहा है तो उसने सेल किया होगा 95% पे। ठीक है। और अगर उसे 5% का प्रॉफिट चाहिए तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 105%, है ना। लेकिन ये तब हो रहा है जब वो 80 रुपीज ज्यादा में बेच रहा है। तो जितने का उसने पहले सेल किया 95, अगर उससे 80 ज्यादा में बेचे तो ही सेलिंग प्राइस इतना बनेगा ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो ना। तो अब इसको देखो 95% उधर जाके माइनस होगा, तो 105 माइनस 95% दैट इज 80। तो ये बच गया 10%, 10% की वैल्यू 80 है, तो 100% इज क्या? 800, है ना। तो आराम से आप इसे सोल्व कर पाओगे। क्लियर है भाई। दूसरा है कि जब भी आपको इस तरीके से दिखे, एक ट्रिक भी है कि अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो दोनों को ऐड कर दो। ये इसी टाइप के क्वेश्चन पे लगेगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ट्रिक इतनी अहमियत नहीं रखती यार। आरबीआई ग्रेड बी लेवल का क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व हो जाएगा, मुझे तो अचंभित सी करती है ये बात, है ना, सरप्राइज करती है कि नहीं पॉसिबल नहीं है, फिर इतनी कट ऑफ कम नहीं जाती अगर ऐसी चीजें होती तो। प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट हो तो भी ऐड कर देंगे, लॉस लॉस हो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट हो माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 5% का लॉस हो रहा है तो लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा फिर 5% का प्रॉफिट, और दैट इज इक्वल टू जो अमाउंट दे रखा है उसके। तो ये 10% की वैल्यू आ गई 80, तो जो सीपी होता है वो 100% होता है, दैट इज 800, और सोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इतनी चीजें डिस्कस करना सही नहीं होगा, वो पजल भी कर देंगे आपको। दो ही मेथड ध्यान में रखो, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, और बनता जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 is the same as loss incurred after selling the article for ₹435. The cost price of the article is, किसी आर्टिकल को 625 में सेल कर रहा है, ये 625 सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब वो इसे सेल कर रहा है तो उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि ये एसपी क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो होगा क्योंकि यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। फिर जब वो उसी आर्टिकल को 435 में सेल कर रहा है तो उसे लॉस हो रहा है, तो इस केस में एसपी क्या होगा? सीपी माइनस लॉस, यही तो होगा। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड कर दे भाई, दोनों को ऐड करने में क्या परेशानी है? तो सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और ये है सीपी माइनस लॉस, दैट इज इक्वल टू 625 प्लस 435। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट और लॉस तो सेम है ना, उसने कहा है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही सेम हो रहा है, तो अमाउंट में दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अमाउंट में दोनों की वैल्यू सेम है। तो 2 टाइम ऑफ सीपी दैट इज इक्वल टू दिस, और इसका सम करोगे तो 1060। तो सीपी इज इक्वल टू 1060 डिवाइड बाय 2, दैट इज 530, है ना। तो मेरे भाई कहने की बात यहाँ पे मतलब आप सीधा सीधा समझो कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी है, आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी पता हो, बेसिक क्लियर हो, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप रट के जाओगे तब आपके लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप बेसिक फंडा रखो, क्वेश्चन को समझो, कोई ज्यादा इसमें कोई बहुत सारी टाइप बनती ही नहीं है। ठीक है, यही सिंपल सिंपल टाइप्स होती हैं, ध्यान में रखो। ठीक है। और ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है कि एक ही टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है आपसे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए, फिर क्या करोगे? लेकिन हम मेन मेन टॉपिक जिनसे आते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, वो कवर कर रहे हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब दूसरा कंसेप्ट समझने की बारी है। द कंसेप्ट इज डिस्काउंट वाला। ठीक है। तो डिस्काउंट जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। उसी सेम तरीके से जो डिस्काउंट होता है हमेशा वो एमआरपी पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे कैलकुलेट किया जाता है? एमआरपी पे। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट इज 10%,
तो 10% का मतलब 1/10, यानी अगर सीपी 10 है तो प्रॉफिट 1 का है। ठीक है, तो सेम यहां भी है। अगर मैंने कहा कि डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, तो दैट मीन्स ये आपका एमआरपी है, ठीक है, और ये आपका डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा किसका पार्ट होता है? एमआरपी का। तो डिस्काउंट को हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस बच जाएगा। ये डिस्काउंट वर्ड तो आपके लिए देखो, वो कई एमआरपी कह लो या एमपी कह लो या सेल प्राइस कह लो, सेल प्राइस नॉट सेलिंग प्राइस, इन सब का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। और हमेशा जब सीपी में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो भी सेलिंग प्राइस होता है ना। तो ये चीजें कनेक्ट कर रही हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस आपको। कभी आपको एमआरपी निकालना है तो क्या करो, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपको कभी डिस्काउंट निकालना है कि कितने का डिस्काउंट हुआ, तो एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, है ना। जैसे मैं कहूं बाजार में कुछ सामान खरीदने गया मैं, उसका एमआरपी 500 है और उसने कहा कि इस पे छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट चल रहा है। आपने देखा ही होगा आजकल डिस्काउंट की भरमार रहती है हर जगह। वो भरमार नहीं है भाई, उन्होंने प्राइस उतना ही बढ़ा दिया और फिर उस पर डिस्काउंट देके जितना वो एक्चुअल में चाहते थे उतना ही मिल रहा है हमें, बट हम टूट पड़ते हैं, विदेशी ब्रांड है, कुछ और है, डिस्काउंट मिल रहा है, चलो ले लेते हैं, ये वो है कुछ नहीं। ठीक है, चलो, तो डिस्काउंट 20% है, तो इसका मतलब यही है कि ये 500 का 20% लेना है आपको। ठीक है, तो 20% लेना है 500 का, तो 20% ऑफ 500 दैट इज इक्वल टू 100। ये 5 से कैंसिल हो गया, तो 500 पे 100 का डिस्काउंट मिला, तो मेरे लिए जो सेलिंग प्राइस है उसका वो 500 माइनस 100 यानी 400 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है। एक खास कंसेप्ट इसमें यूज होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, उस पे बेस्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल इज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक दुकानदार दावा कर रहा है कि मैं 10% के डिस्काउंट पे आपको दूंगा, बट मार्क्स इज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 20% हिज गेन परसेंटेज। और वो अपने आर्टिकल्स का प्राइस 20% हाइक करके, और आपको क्या लगता है कि डिस्काउंट देंगे तो उन्हें नुकसान हो रहा होगा? नहीं, वो अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है या जो भी उनका कॉस्ट प्राइस होता है उससे अबव पहले ही टैग लगा देते हैं, फिर उस पर डिस्काउंट देके प्रॉफिट होता है उन्हें। तो अगर उसका सीपी तो हमेशा 100 है भाई, तो वो उसका एमआरपी कितना बना दे रहा है? वो कह रहा है कि मार्क्स इज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ बाय 20%, तो उसने उसका एमआरपी 120 बना दिया, 20% इंक्रीज कर दिया। अब डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई? 10%। तो डिस्काउंट तो हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? एमआरपी पे। तो 10% लेंगे 120 का, तो दैट इज इक्वल टू किसके? 12 के। तो उसका जो सेलिंग प्राइस बचा वो क्या होगा? एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 108। तो वो 100 का आर्टिकल 108 में सेल किया, तो उसका तो प्रॉफिट तो कितना हुआ? प्रॉफिट तो एसपी माइनस सीपी होगा ना। तो 108 माइनस 100, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 8%। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मतलब बेसिक फंडा क्लियर हो तो आप आराम से बना पाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकता, एक लिमिट है, 1.5-2 घंटा मैक्सिमम, 1.5 घंटे में हमें ये लेक्चर खत्म करना है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, बट मैं इतना आइडिया दे दूंगा कि आपको फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिंपल चीज़ें पढ़ो, बेसिक कंसेप्ट को समझो, और एग्जाम लेवल की बातें भी कर रहे हैं, ठीक है, वो समझो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। A dealer offers a discount of 10% on the mark price of an article and still makes a profit of 8%. तो what percent more is the mark price from cost price? ठीक है भाई, तो जो वो कह रहा है कि डिस्काउंट दिया है 10% का, फिर भी प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ उसका मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा था? पिछले वाले क्वेश्चन का उलट है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको आपको ये सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना हो, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत शानदार, इस पे इसका यूज बहुत जगह होता है, बहुत क्वेश्चन इस पे बेस पूछे जाते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। तो आपको हमेशा किसका रेशियो मिल जाएगा? सीपी और एमआरपी का। देखो यहां वो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10%। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे? 8%। तो ये हुआ 90, ये हुआ 108। तो ये
18 से कटेगा 5, 18 से कट गया 6। तो एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है? 1। सीपी से ज्यादा है तो 1/5 इंटू 100, तो 5 से गया 20, यानी उसका जो एमआरपी है वो सीपी से 20% ज्यादा है। ये आंसर मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये ट्रिक कहाँ से आई, ये कैसे बनी? मैं वो ट्रिक भी प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, प्रूव कर देते हैं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मान लीजिए मेरा सीपी एक्स है, ठीक है, और मेरा एमआरपी है वाई, मान लिया हमने। ठीक है, सीपी मेरा एक्स है, एमआरपी वाई है, तो सीपी और एमआरपी में रेशियो ये बन गया, तो मतलब ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर उसे डिस्काउंट दे रहा है वो 10%, डिस्काउंट दिया उसने 10%। ठीक है, इसको 100 y ले लो, इसको 100 x ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस। ठीक है, तो डिस्काउंट उसने अगर 10% दिया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? डिस्काउंट 10% देगा तो 100 y का 10% इज 10 y, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज 90 y। और यहां से अगर मैं सीपी उसका 100x है और उसे प्रॉफिट हो रहा है 8% का, प्रॉफिट हो रहा है 8% का, तो इसका 8% लूंगा तो 8x, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 108x होगा, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट तो ऐड होगा। अब एसपी तो सेम है ना दोनों केस में भाई, तो अगर सेम है तो 108x इज इक्वल टू 90y, तो x बाय y दैट इज इक्वल टू 90 बाय 108। और x किसको लेके चले थे? सीपी को। और y किसको लेके चले थे? एमआरपी को। तो यहां भी तो यही आया था ना कि सीपी 90 है और एमआरपी 108 है। तो ये मत सोचना कि सीपी 100 में से डिस्काउंट माइनस करके सीपी आता है, वो एक रेशियो बनाया है हमने, और ये चीज बेसिकली यही से आई है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो उसी पे बेस्ड कितना शानदार सा क्वेश्चन है। A dealer offer a discount of 10% on mark price of an article and still makes a profit of 20%. If its mark price is this, then cost price is। भाई सिंपली अगर हमें सीपी और एमआरपी में रेशियो चाहिए, एमआरपी तो हमें पता है 800 है, सीपी हमें निकालना है, लेकिन ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 डिस्काउंट दे रहा है 10 का, तो 100 माइनस 10, प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो 100 प्लस 20, तो दैट इज 90, दैट इज 120। 30 से सिंपलीफाई होगा तो 3:4, तो 4 की वैल्यू तो 800 है, इनटू किसके? 200 के, तो इधर भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 600। ट्रिक पढ़नी है लेकिन काम की होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं हवा में नहीं बात करनी है। ठीक है, तो ट्रिक पढ़ो, ट्रिक कंसेप्चुअल होनी चाहिए, पता भी हो आगे पीछे कहां से उसका बेस है, कहां से मिली है, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बता दिया और चलो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, अ कंपनी ऑफर्स 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक के बाद एक डिस्काउंट। 3 ऑफर है। पहला ऑफर है कि पहला डिस्काउंट 25% का है और उसके बाद 15% का डिस्काउंट है। जो सेकंड ऑफर है वो है 30% एंड 10%। ठीक है भाई, और जो थर्ड ऑफर है दैट इज 35% एंड 5%। तो विच ऑफर इज बेटर फॉर अ कस्टमर? एक कस्टमर के लिए कौन सा ऑफर बेटर है ये हमें बताना है। देखो मान लीजिए मेरा एमआरपी 100 रुपीज है, ठीक है, एमआरपी मेरा 100 रुपीज है, तो पहला डिस्काउंट दिया 25% का भाई, तो 100 का 25 होगा 25, तो अब इसका प्राइस कितना बच गया? 25 का डिस्काउंट तो हो गया माइनस, ठीक है, 75 बच गया। अब सक्सेसिव का मतलब होता है कि जो प्राइस बच गया उस पर फिर एक डिस्काउंट, तो अब 15% का डिस्काउंट और दे रहा है, तो इसका 15% होगा, 15 5 जा 75, 15 7 105 और 7 112 है, तो 11.25। तो इसका जो फाइनल प्राइस बचा वो 75 माइनस दिस, 75 माइनस 11 64, तो ये फाइनल प्राइस बचा ये, तो ये एसपी है उसका, ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो कस्टमर के लिए तो वही बेनिफिशियल होगा जिसका एसपी सबसे कम होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एमआरपी अगर 100 है तो पहला डिस्काउंट 30 यानी 30, अब प्राइस बचा 70, फिर उस पर 10% यानी 7, तो अब बचा 63, तो इससे बेटर तो ये है। लेकिन अब यहाँ पे आओ, 100 35 का डिस्काउंट देगा, 35 बचा 65, 65 का 5% इज 3.25, इसमें से माइनस करेंगे तो 61.75। ठीक है, तो ये बचेगा, तो ये सबसे बेटर है, क्योंकि जिसमें सबसे कम पे करना पड़ेगा वही कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन क्या इतना सब करनी, ये तो मैंने आपको इसीलिए बताया ना ताकि आपको सक्सेसिव का मतलब भी समझ में आ जाए कि सक्सेसिव का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सम कभी भी सेम बने, जैसे 25 और 15 40, 30 और 10 40,
और 35 और 540, अगर ये सम कभी भी सेम हो, ठीक है, तो वो ऑप्शन चूज करेंगे जहां हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है, हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहां है, तो यही कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सीधी ट्रिक बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट्स की वैल्यूज का सम सेम है, तो यू हैव टू चूज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग दैट, दैट ऑप्शन इज बेटर फॉर अ कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे 35 वाला बेटर है, तो थर्ड ऑप्शन इज बेटर फॉर अ कस्टमर। कभी भी नहीं चेक करना है आपको, और चाहे आगे पीछे दे रखा हो, यहाँ 35 या 5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव का मतलब लगातार ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अब मैंने कहा था कि मैं धीरे धीरे आपको एग्जाम लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बता दिए, उनके एग्जाम्पल दिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। मुश्किल पूछ रहा है, लेंदी पूछ रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं पूछ रहा है यार। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, आप बना लोगे, है ना। देखो क्या है, क्वांटिटी वन, कंसेप्ट तो वही है भाई। द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉच इज 720। ठीक है, क्वांटिटी वन है, 720 मार्क प्राइस है। ठीक है, मार्केट प्राइस। ए मैन बोट द सेम फॉर 550.80 आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग 10%, द सेकंड डिस्काउंट इज। वो कह रहा है कि 720 उसका प्राइस है, और वो इतने में परचेज कर रहा है उसको, एक डिस्काउंट दे रहा है 10%, और दूसरा बताओ कितना दिया होगा। दो सक्सेसिव है, तो पहला डिस्काउंट उसने यहाँ 10% दिया, तो अगर इसका 10% कैलकुलेट करूं तो 72। तो अब जो सेकंड प्राइस होगा उसका, जो सेकंड, जिस पे सेकंड डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट इज, इसमें से माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8, और 11 माइनस 7 4, तो 648। ठीक है, कैलकुलेशन से परहेज मत करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो तुम अपने लिए तो कर ही सकते हो ना। ये मत सोचो कि आसान आसान डाटा उठा के टाइम पास करने आ गया मैं, नहीं। आपका टाइम बहुत कीमती है, और मुझे दुआएं चाहिए आपसे, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव नहीं भाई कि कब आ गया यहाँ टाइम खराब करने, नहीं। ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगा एनर्जी से अच्छा बताऊंगा आपको, जिसका पक्का बेनिफिट होगा आपको। और इतने कंसेप्ट बेसिक से कोई नहीं बताता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं है किसी में हिम्मत, है ना, ये सब करने की। ठीक है, लेकिन एड्यूटैप आप लोगों के लिए बिना लालच मोह एक कमिटमेंट दिया आपको, उसे निभाता है बहुत अच्छे से, इसीलिए एक ब्रांड है। ठीक है, चलिए, आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे हमेशा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे लिए मोटिवेशन आपके कमेंट है। आप जितने अच्छे कमेंट मुझे देंगे, ठीक है, जो भी आप अपना फीडबैक देंगे, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, चलो, तो जो सेकंड डिस्काउंट दिया गया वो इस वैल्यू पे दिया गया, उसके बाद जो फाइनल प्राइस है वो 550.48 है। ठीक है, ये फाइनल प्राइस है, तो इस पे कुछ डिस्काउंट दिया होगा तभी ये होगा, तो वो डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी, वो डिस्काउंट की वैल्यू होगी 648 माइनस 550.8। ठीक है, तो देखो 600 में से 500 गया तो 100, और 148 में से 50 गया तो 98, और 98 में से 0.8 गया तो 97.2। तो डिस्काउंट परसेंटेज देखो, अब ये डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट करना है ना, इस पे ये डिस्काउंट दिया गया तभी तो ये वैल्यू बची होगी। तो डिस्काउंट अगर परसेंटेज निकालना है आपको, तो 97.2 डिवाइड बाय 648 इंटू 100। कटेगा श्योर किसी से? ये एक डेसिमल के नाम की जीरो ले आओ, इधर ले आए भाई। 2 से काट दें, 3 2 4, 2 से काटोगे 5, और ये कट गया 3 से, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15%। तो यहां से जो सेकंड डिस्काउंट है वो 15% है। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, सेकंड क्वांटिटी देखो क्या है। द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए शर्ट इज दिस एंड इट इज अवेलेबल एट दिस, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज। तो अगर डिस्काउंट क्या होगा फिर, अगर 270 उसका लिस्टेड प्राइस है, 237.6 की वो ली, तो डिस्काउंट कितने का हुआ भाई, 23, और तो 22.4 का हुआ। ठीक है, तो 22.4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 270 इंटू 100। ये डेसिमल के नाम का जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो ये किसी से कटेगा भाई, देखो 22 29 59, नहीं ये 32 पॉइंट होगा, 32.24, ये इतना होगा।
तो ये 27 से कट जाएगा 12 पे, तो यहां से डिस्काउंट की वैल्यू होगी 12%। तो यहां से आया 12%, यहां से 15%, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन में पीवाईक्यू भी बताऊंगा अभी। सारे पीवाईक्यू मैंने नहीं लिए भाई, मैं क्लियर बता रहा हूं, मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, इतना संभव नहीं था यहाँ। ठीक है, लेकिन मैंने इतना ले लिया कि आपको आइडिया आ जाएगा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है। जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो दो चीजों की डिमांड करता है आपसे। एक तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, दूसरा आप टाइम को मैनेज कर पाए। तो देखो कैसे मैनेज करते हैं टाइम को और कैसे बेसिक कंसेप्ट। यहाँ आंसर नहीं देना होता कभी, अपनी नॉलेज का यूज करिए, थॉट प्रोसेस लगाइए और बताइए कि विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड शॉपकीपर ऑफर द डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर मैं कहूं कि सीपी 100 है तो उसने एमआरपी बना दिया 20% ज्यादा, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% मोर, तो दैट इज 120। ठीक है, और फिर वो डिस्काउंट भी दे रहा है 15% का। तो आप कहोगे सर एमआरपी पे से डिस्काउंट माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बता तो देंगे हम, बता देंगे, बट कोई भी डेफिनेट वैल्यू गिवन नहीं है। आपने 100 सीपी एज्यूम किया तो सेलिंग प्राइस डिफरेंट आएगा, आप 200 लोगे तो डिफरेंट आएगा, 300 लोगे तो डिफरेंट आएगा। दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर 2, रेशियो ऑफ द कॉस्ट टू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज दिस। सीपी और एमआरपी का जो रेशियो है दैट इज 5:6 एंड द शॉपकीपर गेट्स द प्रॉफिट ऑफ दिस। और जो प्रॉफिट है वो 80 रुपीज है। लेकिन यहां से जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना है या डिस्काउंट कितना दे रहा है तो नहीं बता पाएंगे, तो ओनली इससे भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे 1 और 2 को, तब बता देंगे। क्योंकि अब यहां से अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूं तो 15% लूंगा इसका तो 18 आएगा, और 100 और 18 मतलब प्रॉफिट जो है इसमें से 18 माइनस करोगे तो एसपी बचेगा 102, और फिर हमें पता चल गया प्रॉफिट कितना है 2, और 2 की वैल्यू 80 हो जाएगी और फिर एसपी निकल आएगा। ठीक है, एक डेफिनेट वैल्यू होनी जरूरी थी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डीआई का क्वेश्चन भी पूछता है इस तरीके से, देखो क्या है। द फर्स्ट बार ग्राफ शोज द मार्क्ड अप प्राइस ऑफ आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉस्ट प्राइस, कि जितना सीपी है उसका कितने परसेंट एमआरपी बनेगा, ये यहां पे बताया गया है। एंड द सेकंड बार ग्राफ शोज द डिस्काउंट परसेंट गिवन इन द रिस्पेक्टिव, और यहां पे बताया गया है कि उस आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है भाई, अब देखो क्या है क्वेश्चन। कोस्ट प्राइस ऑफ पी इज 10% मोर देन द कोस्ट प्राइस ऑफ आर। पी का जो कोस्ट प्राइस है वो आर के कोस्ट प्राइस से 10% मोर है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर इज दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पी। ठीक है भाई, अब पी का जो प्राइस है वो 10% मोर देन कोस्ट प्राइस ऑफ आर है। पहले आर की बात करते हैं। अब आर का जो सेलिंग प्राइस है वो 320 है। ठीक है, अब मान लीजिए आर का सीपी 100 है, तो आर का एमआरपी कितना होगा भाई? यहाँ पे देखो ये आर है, तो आर का एमआरपी जो है यहाँ पे 150, 160, 170, 180, 190, 200, तो 160% ऑफ सीपी है। तो इसका जो एमआरपी होगा वो 160 होगा। रेशियो की बात हो रही है। अब आर पे जो डिस्काउंट है वो 60% का है, तो आर पे जो डिस्काउंट है वो 60% का है, तो एमआरपी पे ही लेते हैं डिस्काउंट। तो 160 का 60% इज 96। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बचा भाई? 160 माइनस 96। ठीक है, यही बचेगा, दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है, और इसका जो एसपी है वो 320 है, तो 64 की वैल्यू होगी 320। तो 1 की वैल्यू कितनी? 64 से गया 5। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी? 500। तो आर का जो सीपी है वो 500 आ गया। ठीक है,
मैं इसलिए कहता हूं आपको बार बार कि डाटा सफिशिएंसी और डीआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ हर बात क्लियर हो रही है कि एमआरपी कैसे लेते हैं, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं। अब ये सीपी आ गया देखो। अब जो कोस्ट प्राइस ऑफ पी है, पी का जो सीपी है वो इससे 10 ज्यादा है, 10%। तो पी का जो सीपी होगा दैट इज 500 प्लस इसका 10% कितना 50, तो पी का जो सीपी होगा वो 550 होगा। अब हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ पी क्या होगा। ठीक है भाई, तो सीपी तो ये आ गया। अब यहां पे देखो जो पी है इसका एमआरपी इसका 150% है। कितना है 150%। और फिर उस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सीपी को 100 मान के चलूं तो उसका जो एमआरपी होगा वो क्या होगा। एक्चुअल में सीपी 550 है बट हम मान के चल रहे हैं। पी का एमआरपी कितना होगा 150, डिस्काउंट दे रहा है 30%, तो 30 150 का 30% इज 45। तो एसपी कितना बचेगा 150 माइनस 45 यानी 105। तो यानी इस 100 की वैल्यू तो 550 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो 0 से 0, 10 से जाएगा तो 55/10 यानी 5 से गया 11/2। तो 1 की वैल्यू 11/2, तो 105 इंटू 11/2, तो ये हो गया 1155 डिवाइड बाय 2। तो 2 से गया 5, फिर 7, फिर 7.5। तो जो P का सेलिंग प्राइस होगा दैट इज 577.5। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये देखो। मतलब जितना अभी तक हमने पढ़ा है सारा कंसेप्ट पॉलिश हो गया बहुत आराम से। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। ये लेवल है भाई, जो अभी तक मैं चीजें बता रहा था आपको इस लेवल पे लेके आ रहा था मैं, कि ये देखो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ऐसे बेसिक, लेकिन बाहर नहीं है कोई चीज जितना बताया है। अब आप पढ़ते रहो डिफरेंट टाइप, आप आप पढ़ते रहो 6 लाइन का क्वेश्चन। भाई इतना टाइम ही नहीं है आपके पास एग्जाम में सोल्व करने के लिए, समझ रहे हो। 10 लाइन का क्वेश्चन नहीं पूछता, कैट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। आएगा थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, तो वैसी अंडरस्टैंडिंग बनाओ अगर आरबीआई ग्रेड भी करना है तो। बैंक पीओ मेन से नीचे है, प्री से ऊपर है, ये लेवल होता है आरबीआई का। ठीक है, चलो देखो ये आरबीआई ग्रेड बी 2019 का क्वेश्चन है। कहां मुश्किल है भाई। कोस्ट प्राइस ऑफ बी इज ₹180 मोर देन द कोस्ट प्राइस ऑफ ए। आर्टिकल बी का कोस्ट प्राइस आर्टिकल ए से 180 मोर है। ठीक है, अब ए इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40%, एंड रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज दिस। अब देखो बी माइनस ए, अगर मैं कहूं कि बी का कोस्ट प्राइस बी है और ए का ए है, तो बी माइनस ए इज 180, है ना। अब ए को 20% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा 120% ऑफ ए। बी इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 40%, तो बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, बी का सेलिंग प्राइस होगा 60% ऑफ बी, यही होगा। और इन दोनों के सेलिंग प्राइस में रेशियो है 5:4। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो ए बी की वैल्यू देखो 60% से ये कटेगा 2। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8a दैट इज इक्वल टू 5b, तो a बाय b दैट इज 5/8। तो b माइनस ए, 8 माइनस 5 कितना 3, और b माइनस ए कितना है 180, तो 3 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 3 से कटेगा 60, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 60 300, 8 की वैल्यू 480। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो ए का प्राइस जो है वो 300 है, बी का पूछे तो 480 है। कहाँ मुश्किल है, चीजें तो वही है ना, बेसिक ही है बच्चे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि अगर मैंने इतना पढ़ाया है आपको अभी तक तो थोड़ी ताकत तो आपकी भी लगनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन, अभी सेशन और चलेगा कम से कम 40 मिनट। ठीक है, अभी हमें इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। मैं ऐसे आपको 2-3 होमवर्क दूंगा, आगे भी दूंगा 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन टोटल होमवर्क रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 का क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूं कि कितनी बेसिक चीजें आपने सीखी हैं, कितना आप टाइम को मैनेज कर पाते हो,
क्या आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई ग्रेड बी 2022 का क्वेश्चन है, ये आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है, नव्या बाइज टू आर्टिकल्स ए एंड बी एट द सेम कॉस्ट प्राइस रुपीज पी। दो आर्टिकल हैं ए और बी, ये आर्टिकल ए है, ये आर्टिकल बी है, दोनों का कॉस्ट प्राइस पी है, इसका भी पी है और इसका भी पी है। देन सी मार्क्स अप बोथ आर्टिकल बाय 75% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। तो उसने इसका जो एमआरपी है दोनों का वो 75% अबव बना दिया, तो 1.75 पी इसका हो गया और इसका एमआरपी भी 1.75 पी हो गया, 75% अबव, ठीक है। देन शी सोल्ड आर्टिकल ए एट दिस डिस्काउंट एंड आर्टिकल बी एट दिस डिस्काउंट। तो उसने आर्टिकल ए पे डिस्काउंट दिया कितना, 268। तो उसका जो सेलिंग प्राइस बचा दैट इज 1.75 पी माइनस 268। यहां पे आर्टिकल बी पे उसने डिस्काउंट दिया कितना, 20%, ठीक है। तो यहां पे उसका सेलिंग प्राइस बचा 80% ऑफ एमआरपी यानी 1.75 पी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है, ये बताना है हमें, ठीक है। देखो पहली स्टेटमेंट है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग आर्टिकल बी इज ग्रेटर देन दैट बाय आर्टिकल ए, कि ये जो सेलिंग यहां पे जो प्रॉफिट होगा वो इस प्रॉफिट से ज्यादा है। जब तक हमारे पास पी की वैल्यू नहीं होगी, पी की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि ये इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। ये इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसे कैलकुलेट कर लो ना, क्योंकि पी की वैल्यू ये डिपेंड करेगी ना, ठीक है। 268 से कम ज्यादा है, अदरवाइज अगर ये ना होता फिर तो हम कैलकुलेट कर लेते, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस 268 के कारण नहीं कर पाएंगे अभी, तो यहां से नहीं बता सकते। नेक्स्ट है डिस्काउंट परसेंट गिवन ऑन आर्टिकल ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। अब यहां से ये जो डिस्काउंट है जब तक एमआरपी में फिर पी आ गया, और जब तक पी की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक नहीं बता पाएंगे। सी एंड इक्वल प्रॉफिट, प्रॉफिट फिर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई भी करेक्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं दिया गया था, तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, ओनली थ्री, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। आ गया तजुर्बा, आपको आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं भाई। तो बेसिक चीजों की जरूरत है बट प्रैक्टिस की जरूरत है। आइडिया मैंने दे दिया, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट पे लेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट की भी पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी जरूरी है, ठीक है। इंटरेस्ट की भी पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी जरूरी है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कुछ लोग कहेंगे बच्चे ब्याज होता है, कुछ कहेंगे ये होता है वो होता है। एक्चुअली इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिट, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेनिफिट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो कि मेरा कोई दोस्त है, मेरे दोस्त को मैंने कहा कि यार मुझे ना 5,000 रुपये उधार चाहिए, तो मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है ले ले, बट क्यों, मैं तुझे दे तो दूं पर मैं तुझे क्यों दूं, इसमें मेरा भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। तो मतलब उसके अंदर का इंटरेस्ट जाग गया, ठीक है, कि वो अपने बेनिफिट के लिए देगा आपको, कि और उस बेनिफिट के लिए कुछ कंडीशंस बनेंगी, उस कंडीशंस में दो तीन चीजें होंगी, रेट और टाइम, ठीक है। तो रेट, टाइम, प्रिंसिपल, ये इसके पार्ट होते हैं, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रिंसिपल हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है जो कि 100% होती है, ठीक है। रेट क्या होती है, रेट हमेशा बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो होती है। क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो होती है इन द पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर टाइम। इन अ पर्टिकुलर टाइम का मतलब जैसे कहा कि 10% पर एनम है, तो 10% पर एनम का मतलब है कि 10% का मतलब 1/10 है, कि अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा 1 साल में, समझ रहे।
और टाइम कुछ भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, टाइम मंथ में भी हो सकता है, टाइम ईयर में भी हो सकता है, टाइम आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है, टाइम आपका क्वार्टर में भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर रेट आपकी कभी भी डेज में है तो टाइम भी डेज में हो, रेट आपकी कभी मंथ में है तो टाइम भी मंथ में हो, रेट आपका अगर ईयर में है तो टाइम भी ईयर में होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, और कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। देखो, अब इंटरेस्ट पे के कुछ क्वेश्चन कैसे हमें सोल्व करने हैं, जैसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के एग्जांपल लेंगे, फिर कंपाउंड पे चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जैसे सपोज कोई क्वेश्चन हमने लिया कि मेरा प्रिंसिपल है 8000 और रेट है 12.5% पर एनम और टाइम है 4 ईयर, टाइम है 4 ईयर, तो बताइए कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा। तो इसको करने के तीन चार तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या है, हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, प्रिंसिपल 8000 है, रेट है 12.5%, डेसिमल के नाम का 10 ले आओ नीचे, टाइम है 4 ईयर इंटू 100, तो ये 30 कैंसिल होगी, 125 इंटू 4, तो ये 4000 आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कहा कि है आपका परसेंटेज मेथड, इसको ध्यान में रखो हमेशा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ये रेट इनटू टाइम होगा हमेशा, ठीक है। और इंटरेस्ट हमेशा किसका पार्ट होता है, प्रिंसिपल का। जैसे यहां पे मेरी जो रेट है, लेकिन इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, जो रेट है वो 12.5% पर एनम है और टाइम 4 साल है, तो मेरा इंटरेस्ट 50% बनेगा। 50% किसका, प्रिंसिपल का, तो 50% अगर हम लेंगे प्रिंसिपल यानी 8000 का, तो दैट इज इक्वल टू 4000, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। रेशियो मेथड से भी हो सकता है ये, एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं कि जो रेट है, रेट रेट कितनी है 12.5% पर एनम, रेट का मतलब ही यही होता है ना, 12.5% का मतलब है 1/8, कहां से आया, डिवाइड बाय 100 करके, कि ये मेरा इंटरेस्ट है और ये मेरा प्रिंसिपल है। तो इस एक साल का, तो एक साल का प्रिंसिपल 8000 है, इंटरेस्ट 1 है, सॉरी प्रिंसिपल तो 8000 है, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 1000, और 4 साल का निकालना है तो 1000 इंटू 4, तो 4000, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट सबसे अच्छा यहाँ पे ये आपको याद रखना है, परसेंटेज वाला मेथड, ठीक है। बाकी चीजें बनानी आसान होगी, क्लियर है। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹4000 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 ईयर 3 मंथ, ठीक है। अब जो रेट है, रेट रेट है 8% पर एनम, यही है भाई, तो और जो टाइम है वो है 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ, और जो प्रिंसिपल है वो है 4000। अब आप कहोगे सर ऐसे करके निकाल लें PRT/100, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक पार्ट कमजोर कर देगा, आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया तो उसको सोल्व करने की क्षमता, उसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये सोचने देगा ही नहीं आपको, आपको तो एक ही चीज पता है, PRT/100 लगाओगे और आंसर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा सोचो, अगर टाइम को देखो 2 ईयर, तो एक साल का इंटरेस्ट तो 8% है, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 2 इंटू 8%, और प्लस ये 3 मंथ का इंटरेस्ट, 3 मंथ का मतलब है 3/12 यानी 1/4 ईयर, तो इस 1/4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1/4 इंटू 8 यानी कि 2%, तो ये 16 और ये 2, तो टोटल इंटरेस्ट 18% होगा हमारा, किसका 18%, 4000 का, तो 18% लेंगे 4000 का, तो दैट इज इक्वल टू 720, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो 720 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 6%, ये टाइम है, कहीं भी 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है भाई, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल के लिए यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%,
एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर, 7 साल से ऊपर जब भी टाइम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5% पर एनम। ठीक है। इफ ए मैन इन्वेस्ट 18,800 फॉर 11 ईयर, तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम। यानी उसका प्रिंसिपल 18,800 है और टाइम है 11 साल, तो उसका इंटरेस्ट बताओ। तो पहले इंटरेस्ट को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, क्योंकि 3 साल तक उसे 6% से इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 साल का इंटरेस्ट होगा 18%। फिर 4 साल उसे 7% से इंटरेस्ट मिलता है, तो 4 सत्ते 28, 28%। अब टाइम उसके पास सिर्फ 4 साल बचा है, क्योंकि टोटल 11 साल है ना, तो 3 और 4 7 और 4 11, तो 4 × 7.5 ये 30%। तो जो टोटल उसका इंटरेस्ट बनेगा 18 और 28 46 और 30 76% बनेगा, 76। तो यानी 100% की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू 18,800 है, तो 76% की वैल्यू निकालो। तो 18,800 डिवाइड बाय 100 इंटू 76, 20 से 20 कैंसिल, तो 188 इंटू 76, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई 76 से। 6 8 जा 48, 6 48 52, 5 6 और 5 11, 7 56, 5 7 56 और 5 61, 6 7 और 6 13, तो 8 8 2 4, तो 14288। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब क्या आप इसको अगर PRT/100 से बनाने बैठते तो कितना टाइम लगता भाई, आप सोच के देखो। लेकिन आपकी सोचने की क्षमता जो है वो डिपेंड करेगी यहाँ पे, तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखा करो, क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं होगा कभी भी। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट amounts to 720 after 2 year and 1020 after a further period of 5 years. The sum is, कोई जो पैसा है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया और वो 720 हो जाता है, तो इस 720 के अंदर जो पैसा लगाया वो भी है और 2 साल का इंटरेस्ट है ना। और वही पैसा सेम 1020 हो जाता है, कब? फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी इस 1020 में प्रिंसिपल है और 7 ईयर का इंटरेस्ट है, क्योंकि फर्दर पीरियड बोला है ना। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है 300 का। और यहां भी वही प्रिंसिपल है, यहां भी वही प्रिंसिपल है, और दोनों में डिफरेंस किसका है? 5 ईयर के इंटरेस्ट का। यहाँ 5 साल का इंटरेस्ट ज्यादा लगा है ना, बस। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम सेम मिलेगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साल कुछ है दूसरे साल कुछ है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। ठीक है। तो यानी ये मिला हमें। तो अब देखो, यानी कि 5 साल का इंटरेस्ट 300 है, 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 300 है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 300/5, यानी कि 60। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट है, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट 2 × 60 दैट इज इक्वल टू 720। तो प्रिंसिपल होगा 720 माइनस 120, यानी कि 600। अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर का इंटरेस्ट है, तो 7 × 60 दैट इज 1020। तो प्रिंसिपल तब भी कितना आया? 1020 माइनस 420, यानी 600। ठीक है। हाँ, अगर आपको रेट निकालना है तो रेट के लिए हमेशा 1 ईयर का इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट, और डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 60, और प्रिंसिपल 600, तो इनटू 100। तो जो रेट होगी वो 10% पर एनम होगी। तो कुछ भी बता सकते हो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो सम यहाँ पे होगा 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो 10% हो जाता। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को? चलो नेक्स्ट देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसको बोलते हैं लाइन मेथड। ठीक है, ट्री मेथड नहीं बताऊंगा मैं, लाइन मेथड ही बताऊंगा। ट्री भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्री की बजाय लाइन मेथड से करो, आसान रहेगा सोचना आपके लिए। देखो क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको। देखो 10% का मतलब है 1/10, क्योंकि 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो रेट आ गई 1/10। तो ये लाइन मेथड कैसे लगाना है, देखो प्रिंसिपल आपका 12,000 है। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट लेना हो, जितने साल का लेना हो ऐसे लिख लो ईयर को। यहां तो 2 साल का ही लेना है तो लिख लिया। तो रेट कितनी है? 1/10। रेट कितनी है? 1/10। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका 1/10 लो पहले, कितना हुआ? 1200।
अगर ये रेट सेम है ना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लेना, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये एज इट इज लिख लो, प्लस इसी का 1/10 ले लो, तो इसका 1/10 120। तो यानी फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट बना वो तो 1200 है, और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट बना वो 1320 है। इसको बोलते हैं लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? लाइन मेथड। सबसे आसान और सबसे टिका हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में दो ही मेथड पढ़ेंगे हम, लाइन मेथड और रेशियो मेथड। वैसे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, बेसिक आपका है प्रिंसिपल इनटू 1+r/100 की पावर टाइम दैट इज इक्वल टू अमाउंट, ऐसे ही निकालते होंगे ना। लेकिन मुझे नहीं लगता, ये बहुत एनर्जेटिक सा, ज़्यादा ताकत लगती है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, ये मेथड बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 साल का इंटरेस्ट कितना बना, दोनों का सम कर दो तो 2520, बहुत आसान है। और जैसे यहाँ पे 1 ईयर 6 मंथ का पूछ लेता कि 1 ईयर 6 मंथ का बताओ, तो यहां तो आप लगा ही नहीं सकते ये चीज। यहां बता देते कि 1 ईयर का है 1200, और ये जो 1320 है ये कंप्लीट सेकंड ईयर का है 12 महीने का, पर मुझे 6 महीने का ही चाहिए, तो इंटू 6 कर दो। तो 1 ईयर 6 मंथ का निकालना था, टू से गया 6, और फिर 60, तो 1860 बन जाता। पर क्या यहां से निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाते यार, है ना। तो ये बहुत शानदार मेथड है, ध्यान रखो, कभी भी अगर आपसे पूछेगा इस तरीके से तो आप बना पाओगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज दिस, द सम इज। यानी कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 15.5 है, और रेट कितनी है 10%। ठीक है, तो बताओ सम क्या होगा। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था कि जब प्रिंसिपल दे रखा हो ऐसे कर लो। कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत होगी। अगर यहाँ प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो प्रिंसिपल अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम क्या करेंगे, रेट तो पता है ना, 10% का मतलब 1/10, तो प्रिंसिपल अज्यूम कर लो। लेट मेरा प्रिंसिपल है जो यहां नंबर दे रखा है ना, उसकी पावर जितना टाइम है उतनी ले लो, कि मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल 1000 यूनिट है। अब आप कहोगे सर इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपने 10 की पावर 3 ली। कोई लॉजिक नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकते हो भाई, तब भी आएगा आंसर सेम आएगा। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से कुछ सोचोगे तो कैलकुलेशन में आपको बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन अगर आप ऐसे नंबर सोचोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, अब देखो 3 साल का लेना है, 1 2 3। अब पहले साल 1/10 1/10 और 1/10। एक चीज ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही होता है, और जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है। तो इसका 1/10 लोगे तो 100 यूनिट। ठीक है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 यूनिट है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, तो 3 साल का होगा 100 × 3 300 यूनिट। अगर हमें प्रिंसिपल 1 साल सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का पता चल जाओ फिर तो जितने मर्जी का निकाल लेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम सेम होता है ना। अब कंपाउंड लेना है, तो देखो ये एज इट इज प्लस इसी का 1/10 10, तो टोटल बना 110। तो थर्ड ईयर जब लोगे तो ये सेकंड वाला एज इट इज प्लस इसी का 1/10 11, तो ये बन गया 121। तो ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का सिंपल कंपाउंड, ये सेकंड ईयर का, ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये ओनली थर्ड ईयर का है। ओनली कह रहा हूं मैं, ओनली थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल 3 साल का कितना, 100 321 10 331, तो 331 यूनिट बन गया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना, 331 यूनिट। ठीक है जी। अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 31 यूनिट, और हमारा डिफरेंस कितना है 15.5, तो 31 यूनिट इज इक्वल टू 15.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15.5 डिवाइड बाय 31, ये कट गया 1/2 से। तो अब जो मर्जी बताना है बता दो, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है 1000 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 1/2, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 500 रुपीज ओरिजिनल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है 300 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इसकी वैल्यू निकाल दो। मुश्किल तो हो कहीं कहीं है ही नहीं, बना लोगे आराम से। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू ₹9261 आफ्टर 3 ईयर कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं यूज करूंगा किसका, रेशियो मेथड का। कैसे, रेशियो मेथड का कैसे यूज करेंगे, देखो 5% पर एनम का मतलब है 1/20। मैं कुछ नहीं, इसी को सरल कर रहा हूं बस। P मतलब 1/R/100 की पावर T इज इक्वल टू अमाउंट। अब आप कहोगे सर कहाँ हमने लाइन मेथड लगाना है, कहाँ हमने रेशियो मेथड लगाना है, ये तो बताओ। भाई लाइन मेथड जहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो, आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको रेट दे रखी है, आपको ये सब निकालना है, लगा दो। ठीक है, रेशियो इस पे लाइन मेथड भी लगा सकते हैं, और इस पे हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। तो रेशियो भी बता देता हूं, लाइन तो मैंने बता ही दिया है, तो रेशियो भी बता देता हूं। ये 1/20, रेट हमारी 1/20 है, 5% पर एनम है, तो 5% का मतलब है 1/20, यानी कि ये इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है। ठीक है भाई, तो 1 ईयर के अंदर अगर कोई ₹20 इन्वेस्ट करता है तो उसका अमाउंट जो है वो 21 हो जाता है, क्योंकि 1 इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारे पास 3 ईयर का अमाउंट है 9261, और प्रिंसिपल हमें बताना है। तो जब भी आपको 3 ईयर का लेना है तो आप क्या करो, ये वैल्यू एज इट इज उठाई और इसकी पावर दिस बाय दिस कर दो, दिस बाय दिस, यानी 3/1। तो 20 की पावर 3 और 21 की पावर 3, ये 3 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा। तो 20 की पावर 3 8000, 21 की पावर 3 होता है 9261, और 3 साल का अमाउंट तो इतना ही है, तो फिर प्रिंसिपल भी इतना ही होगा भाई, 8000। तो आंसर ऑप्शन 1 हो गया। आराम से बना सकते हो, मैंने बहुत ज्यादा मेथड नहीं बताए हैं। परसेंटेज और रेशियो दो मेथड बताए हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे इंटरेस्ट हो, परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज रेशियो, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। At what rate percent compounded yearly will ₹80,000 amounts to ₹88,200 in 2 year? ठीक है, किस रेट से 2 साल में, 2 ईयर में, अगर प्रिंसिपल 80,000 है तो वो अमाउंट हो जाता है 88,000 2 ईयर। ठीक है, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से गया 400, 2 से गया 441, तो 2 साल का रेशियो ये है। अगर मुझे कभी भी रेट निकालनी हो, मैंने आपको अभी बताया था रेट क्या होती है, 1 ईयर का इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100, यही होती है। तो पहले 1 ईयर का रेशियो निकाल लो प्रिंसिपल और अमाउंट का, तभी तो इंटरेस्ट निकलेगा। तो मैंने कहा था कि जब आपको रेशियो निकालना हो तो आप क्या करोगे, ये टाइम डिवाइड बाय ये टाइम, तो हमेशा उसकी पावर ऐसे लेंगे। तो 400 की पावर 1/2 होता है 20, 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का। तो अगर एक साल में ₹20 हो जाएंगे तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इंटरेस्ट बनेगा ₹1। तो रेट क्या होती है, एक साल का इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 5%। तो ऑप्शन 4 इज द राइट। मैंने कुछ नया नहीं किया भाई, मैंने यही चीज को ब्रेक कर लिया बस, टाइम इनटू अमाउंट। यही चीज तो यहां भी थी, 80,000, 1 प्लस आर बाय 100, टाइम है 2, दैट इज 88,200, तो 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 88,200 डिवाइड बाई 80,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कटेगा 441 बाय 400, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो। यही प्रोसीजर तो चल रहा है सेम, समझ रहे हैं, लेकिन कहानी आसान होगी, इतना लिखना, इतना परेशान नहीं होना है, समझ रहे हो, तो चीजें आसान होती चलेंगी बस। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो। इफ द अमाउंट इज 1/4 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अब यहां थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता, लेकिन वो कह रहा है कि जो अमाउंट है वो 1/4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, 1/4 यानी अमाउंट और प्रिंसिपल में रेशियो होगा 9/4 का। कब, 2 ईयर का। तो अगर 2 ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 4:9, तो 1 ईयर का रेशियो क्या होगा भाई, 4 की पावर 1/2 और 9 की पावर 1/2, तो ये बन गया 2, ये बन गया 3। तो इंटरेस्ट कितना, 1/2 इंटू 100, तो कितना बनेगा 50%। तो रेट कितनी होगी 50%, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, बात समझ में आई सबको। तो 1 ईयर का जो रेट आई है वो 50% है, तो आराम से आप बना। क्लियर है, चले आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन, A man borrows rupees 3,000 at 10% compound rate of interest. At the end of each year, he pays back rupees 1,000. How much amount should he pay at the end of third year to clear all his dues? ठीक है, देखो यहां कंपाउंड से बोला है, मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों से बताता हूं, सिंपल से भी बताता हूं और कंपाउंड से भी, सो दैट आपको एक तो आइडिया आ जाए कि सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, और आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा वो तो सोल्व होगा ही। देखो वो क्या कह रहा है कि उसने 3,000 रुपए उधार लिए 10% ऑफ इंटरेस्ट से, सुपोज वो सिंपल से भी है और कंपाउंड से भी है कंपाउंड से आंसर बता देंगे बट सिंपल को भी देख लेते हैं, ठीक है। और हर साल के एंड पे वो 1,000 वापिस कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि 3,000 उधार लिए 10% से, तो 3,000 का 10% 300, तो अब जब 1 ईयर का एंड होगा तो वो 1,000 वापिस कर देगा, यानी वो प्रिंसिपल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2,000 पे लगेगा, तो 10% से 2,000 का 10% 200, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर का एंड आ गया तो 2,000 माइनस 1,000, अब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा 1,000 पे, फिर 10% से कितना 100, तो थर्ड ईयर का एंड आ चुका है, 1,000 तो उसे ये पे करना है प्लस सारा इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट हमेशा एट द एंड पे करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, तो ये 1,600 उसे पे करना है। लेकिन जब यही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से है तो 3,000 10% से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 300, तो पहले पूरा हिसाब होगा भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 3,300, और उसमें से 1,000 उसने वापस कर दिए, तो उसके पास बचा 2,300 जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा, तो यानी यहाँ इंटरेस्ट साथ के साथ ऐड होता जाएगा, तो 10% अगर आप इसका लेंगे तो 230, तो 2,300 प्लस 230 दैट इज 2,530 माइनस 1,000, फिर इंटरेस्ट लगेगा 1,530 पे, 10% कितना 153, तो एट द एंड उसे 1,530 प्लस 153 यानी कि 1,683 पे करना है, तो उसका सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, ठीक है, जो चीजें पढ़ी हैं चीजें वही हैं लेकिन पूछने का तरीका बदलेगा सिर्फ, क्या है देखो, मनोज डिपॉजिटेड ₹29,400 फॉर 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ही गोट 4,200 एज इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो भाई 6 साल का इंटरेस्ट उसका 4,200 है, 6 ईयर का एस आई इज 4,200, तो 1 ईयर का एस आई कितना होगा भाई 4,200 डिवाइड बाय 6 यानी कि 700। तो रेट क्या होती है, मैंने आपको बताया था रेट होती है 1 साल का इंटरेस्ट और डिवाइड बाय प्रिंसिपल, ठीक है, और इनटू 100, तो ये 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा और ये 2 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगी, ठीक है। अभी एक बार के लिए दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, पूरा डेसिमल पे मत जाओ, हो सकता है कि देख के आपको तो कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पहले सेकंड को भी यहाँ पे देखो क्वांटिटी को, a sum of money at the rate of simple interest amounts to 2,900 in 8 ईयर, यानी इस 2,900 के अंदर प्रिंसिपल भी है और 8 ईयर का इंटरेस्ट भी है, अभी बताया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, एंड इन रुपीज 3,000 इन 10 ईयर, वही 3,000 हो जाता है 10 ईयर में, तो इसमें प्रिंसिपल है और 10 ईयर का इंटरेस्ट है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का 100 का, और दोनों में यहाँ डिफरेंस कितने का सिर्फ 2 साल के इंटरेस्ट का, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई 100/2 यानी कि 50। अब आपको यहाँ प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस 8 ईयर का इंटरेस्ट इनटू 50 दैट इज इक्वल टू 2,900, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2,900 माइनस 400 यानी 2,500, तो जब रेट निकालोगे तो रेट क्या होती है, रेट होती है 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 50 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 2,500 और इनटू 100, तो ये कट गया 50 से, ये कट गया 2 से, तो यहाँ से रेट 2% आई और यहाँ 2 पॉइंट समथिंग, तो पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं था हमने, तो यानी कि क्वांटिटी 1 में जो रेट है वो क्वांटिटी 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका। क्लियर है, बात समझ में आई, तो ऐसे बनाने हैं ये क्वेश्चन, बहुत शानदार है, कितने मजेदार कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं कि एग्जाम में देखो ऐसे भी आता है तो आप आराम से सोल्व कर लोगे, ये नहीं कि 10 मिनट की वीडियो देखी छोड़ दिया और देखेंगे जब एग्जाम होगा तो फिर एग्जाम तुम्हें देख लेगा,
सीधी सी बात है, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या परिणाम की क्या क्या गारंटी है? अगर जब हमने मेहनत ही नहीं की, अपेक्षाएं क्यों लगानी? उम्मीद तब करो ना जब कुछ करके गए हो। आपने लेक्चर देखा है पूरा, अब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही सफल हो पाओगे, अदरवाइज कैसे हो पाओगे? बिना मेहनत के क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और टालते रहो कि नहीं 4 दिन बाद करूंगा, 5 दिन बाद करूंगा, खुद को भ्रमित करते जा रहे हो, क्या फायदा है उसका? अपने आप को चीट मत करो, अपने आप को झूठ मत बोलो, कम से कम अपने आप से तो मत बोलो ना, उससे तो सच्चाई का सामना करवाओ कि बिना पढ़े नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अजय टुक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज अ लोन, कुछ लोन लिया उसने फ्रॉम ए बैंक एट द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एंड गेव द सेम अमाउंट ऑफ मनी टू राजीव एज अ लोन। ठीक है, राजीव को लोन दिया सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ 8 ईयर ही मेड अ प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन, फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट। अजय ने बैंक से लोन लिया, आगे राजीव को दे दिया, और 8 साल में उसे कुछ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट, कितना ओरिजिनल अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। अब स्टेटमेंट 1 देखो पहले। लोन टेकन बाय अजय फ्रॉम द बैंक एंड लोन गिवन बाय अजय टू राजीव इज द रेट ऑफ 20 and 20%। अब देखो अजय ने लिया 20% से, राजीव को दिया 25 से, तो उसे तो प्रॉफिट हो रहा है 5% का पर ईयर, पर एनम। ठीक है, बट इससे ये तो नहीं बता सकते ना अमाउंट कितना दिया है, नहीं बता पाएंगे। आगे देखो स्टेटमेंट 2। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दिस, अब उसका जो प्रॉफिट है वो 11,211 रुपए है टोटल। अब इससे भी नहीं बता सकते, लेकिन दोनों को अगर कंबाइंड कर देंगे तो 1 साल का प्रॉफिट इतना है, तो 8 साल का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 8 × 5, 40%। तो यहां से प्रॉफिट इतना है और यहां से इतना है, अगर दोनों को कंबाइंड करूं तो प्रॉफिट प्रॉफिट सेम है, तो 40% की वैल्यू आ जाएगी 11,211, और 100% की वैल्यू भी निकाल ही लेंगे, जितनी मर्जी आए बट पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो हमें निकालनी नहीं है, सिर्फ इतना सा बताना था कि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको करना था इस तरीके से। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखो, इस तरीके से डीआई पूछेगा आपसे। अब डीआई मैंने कहा था यार, डीआई और डाटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस करो किसी भी टॉपिक के, क्योंकि पूरा कंसेप्ट पॉलिश हो जाता है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो क्या है, अ पर्सन इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट ईयर एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट ईयर एज डिस्क्राइब्ड इन बिलो टेबल। सम वैल्यूज आर मिसिंग, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल एंड इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। आई का मतलब है इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। ये वाला कॉलम जो है ये 1 ईयर के इंटरेस्ट का कॉलम है। यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे रेट है, यहाँ प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट टाइप है ईयर। जैसे समझो टेबल को कि ये 2012 है, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, कुछ कंपाउंड पे भी, और प्रिंसिपल 15,000 है, और जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो 6% और कंपाउंड की 5 है। जो टाइम है ये वाला सिंपल का है, एक कंपाउंड वाला मिसिंग है, इंटरेस्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरीके से पूरी टेबल है, इसको ध्यान से समझना है आपको, फिर आंसर करना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 27। इन 2014 द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द गिवन पीरियड इज ₹40। 2014 की बात हो रही है, ये है दोनों के 2 साल के, यानी यहां 2 साल है, तो 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस 40 का है। अब एक चीज समझो आप, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर? यार अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए 10 सेकंड का खेल है, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट है 800, और 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है 40 का। हमें पता है सेकंड ईयर भी इतना इंटरेस्ट तो मिला ही होगा उसे, प्लस जितना डिफरेंस है वो मिला होगा, तो सेकंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट 840 होगा। यही तो होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो इसका इंटरेस्ट ये है। तो रेट क्या हुई यहां से, अगर रेट बतानी है आपको तो रेट हुई 40, इंटरेस्ट मिला है 800 पे, तो रेट हुई 40 को 800 से 1/20, तो ये 1/20 है, ये भी 1/20 है। तो जब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लोगे तो 800 और 40, 840
प्लस इसका 1/20, तो इसका 1/20 लोगे 42। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 800, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 840 और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 882। तो तीनों ईयर का होगा 24 और 1 25, तो 5522। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। प्रिंसिपल पूछे तो 1/20 ऑफ प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू 800, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट तो 800 है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 800 इंटू 20 16,000। तो सब कुछ आ गया, लेकिन बेसिक क्लियर होना जरूरी था। जिसने पूरा लेक्चर देखा होगा वो तो निकाल देगा आराम से, अदरवाइज मुश्किल है। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा कुछ भी नहीं दे रखा, प्रिंसिपल भी नहीं है, रेट भी नहीं है, कैसे निकालेंगे यार। लेकिन कंसेप्चुअली अगर समझ जाए आपको तो फिर आप निकाल दोगे, है ना। यही होते हैं भाई टिप्स एंड ट्रिक्स। वो कुछ नहीं, ऐसा जादू नहीं है कि 10 सेकंड में मैं कुछ करवा दूंगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई थंबनेल भी ऐसा नहीं डाला है कि टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिस ये वो, नहीं। हम एग्जाम लेवल का अच्छा कंटेंट अच्छे कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ये पर्सन है ABCD, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं आपको एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको आइडिया है कि एग्जाम में कैसे आएंगे। ये टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड है, सिंपल है, कंपाउंड है, सिंपल है, कंपाउंड है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये टाइम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखो यहाँ क्या है, इफ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ E टू दैट ऑफ D, तो E और D में रेट का रेशियो 2:3 है। अब यहाँ E और D में, अब हमें E की रेट पता है 4% है, तो 2 की वैल्यू 4%, तो 3 की वैल्यू 6%। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ D, तो D का हमें रेट पता चल गया 6%। अब अमाउंट है 29,500, टाइम है 3 ईयर, रेट है 6%, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट सिंपल है ना, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा 6% से 3 ईयर का इंटरेस्ट होगा 18%। तो अमाउंट किसके बराबर है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 100, रेट इंटरेस्ट 18, तो 118%। इसकी वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 118% इज इक्वल टू 29,500, तो 100% इज 29500 डिवाइड बाय 118 इंटू 100। ठीक है, 2 से गया 59, 2 से गया 50, और ये 59 से गया 500, और इंटू 50 तो 25,000। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आई भाई सबको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस करनी है भाई ज्यादा से ज्यादा। ये देखो कुछ PYQ लिए हमने, कुछ आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, कुछ मैं बता देता हूं। देखो RBI ग्रेड बी 2017 का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹900 टू yield 81 एज इंटरेस्ट एज दिस। अब 900 पे 81 इंटरेस्ट है, तो 81 कितना 81 को परसेंटेज में चेंज कर लो कि 81 इंटरेस्ट मिला 900 पे, इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो 9% है, और 4.5% पर एनम। जब 4.5% पर एनम है, दैट मीन्स बच्चे एक साल का इंटरेस्ट इतना है, तो 9% कितने साल का होगा इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू 9%। तो ये इसको डिवाइड करेगा तो टाइम आ जाएगा 2 ईयर। जब हर साल इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9% 2 साल में हो गया डिवाइड। अरे मैंने बताया था ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो ये रेट है, ये टाइम है, तो डिवाइड कर दिया इसको 2 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कहीं भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है 30। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 13,900 divided into two different scheme A and B. Simple interest at 14%, 11%. If the total amount of simple earned on 2 year is this, what was the amount invested in scheme B? अब 13,900 रुपए है, मान लीजिए दो स्कीम में लगाए A और B में, तो A और B का सम कितना है, यही है दो स्कीम A और B, 13,900। अब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, यहां है 11%। ठीक है, तो यहां इंटरेस्ट कितना बनेगा एक साल का, 14% ऑफ ए, यहां बनेगा 11% ऑफ बी। और 2 साल का इंटरेस्ट, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 3508,
तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 3508 बाई 2 करेंगे तो 2754 इतना होगा। अब इन दोनों का सम 1754 है, क्योंकि यही तो है 1 साल का इंटरेस्ट। तो अगर यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 11% कॉमन ले लूं दोनों में से, 11% ऑफ ए प्लस बी प्लस ये तो चला गया इधर, इसमें से 11% चला गया तो इधर से 3% ऑफ ए तो बचा सिर्फ, दैट इज इक्वल टू दिस। तो 11% ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है 13,900, 20 से 20 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो 3% ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1754 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11 निम 99, 11 9 जा 99, 11 3 जा 33 और 9 42, 4 और 11 और 4 15, तो ये 14 माइनस 9 करेंगे 5 2 और ये 2, तो 3% ऑफ ए, तो 100% ऑफ ए किसके बराबर हो गया 225 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, तो 3 से गया 75, यानी स्कीम ए के अंदर कितना पैसा लगा है 7500। तो स्कीम ए में अगर 7500 लगा है तो बी में कितना लगा होगा 13,900 माइनस 7500, तो 400 और 6400, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो मुश्किल नहीं है भाई, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, मैंने आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझा दिए, मैंने आपको पीवाईक्यू बता दिया। अब क्या करना है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा आपके लिए, और किसी और के करने से आपको बेनिफिट भी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। दो तीन, एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क होंगे आपके लिए। इतने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तो कुछ आपका भी फर्ज बनता है, तो कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, रिंकू बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मिलन एंड राहुल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5,000 लिए रिंकू ने मिलन से भी और राहुल से भी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है हमें। पहला है, रिंकू रिटर्न टू द अमाउंट ऑफ ₹5,400 आफ्टर ड्यू डेट टू मिलन, ड्यू डेट टू मिलन, तो यहां से तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमें टाइम गिवन नहीं है, जब तक टाइम नहीं पता चलेगा कैसे आंसर कर देंगे। रिंकू रिटर्न दिस टू राहुल आफ्टर ड्यू डेट, यहां से भी नहीं बता सकते। रिंकू रिटर्न मिलन बाय एसआई, और यहां कंपाउंड, यहां से भी नहीं, क्योंकि जब तक पूरे उसमें टाइम ही गिवन नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो ए बी सी एंड इवन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तीनों मिलके भी, क्योंकि तीनों में कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, और जब तक टाइम का नहीं पता चलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ना, यही चीज तो बाहर आई, रेट क्या होगी 1 ईयर का इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल, और 1 ईयर का इंटरेस्ट कब बता ही नहीं पाओगे जब तक टाइम ही नहीं है आपके पास, तो कैसे सोल्व होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने कहा था टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैंने जानबूझ के अच्छे क्वेश्चन छोड़े आपके लिए होमवर्क, ताकि आपको ये रियलाइज हो ना, जो मैंने सिखाया है वो यूज तो हो रहा है, वो यूज करना आना चाहिए आपको, उसको यूज करेंगे तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। चलो ये देखो, अरुण इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट -% फॉर -ईयर, -% मतलब यहां से, और ये टाइम, ये दोनों इन ऑप्शंस में आएंगे। इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट टू इंटरेस्ट इज दिस, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम फॉर विच अरुण इन्वेस्टेड द मनी। तो ये रेट और ये बताना आपको, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 का क्वेश्चन है। अब डाटा भी मिसिंग है, देखने में लग रहा होगा सर कितना भयंकर सवाल है यार, लेकिन मुश्किल नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है मुश्किल, क्योंकि आपका कंसेप्ट अच्छा है। देखो उसने कहा कि अमाउंट और इंटरेस्ट का रेशियो कितना है 216 रेशियो 91, लेकिन हम तो हमेशा प्रिंसिपल के साथ कैलकुलेट करते हैं, तो 216 माइनस 91, तो प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, और 21 में से 9 गए 12, तो हमारे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 125 रेशियो 216 बनना चाहिए। तो इनमें से जिससे भी बन गया वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो
10%, फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, 10% का मतलब है 1/10। तो 1 ईयर में 10 से 11 बनेगा, तो 2 ईयर का रेशियो कितना, 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो 100 रेशियो 121। बट ये बनना चाहिए, यहां से तो ये बन रहा है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ये चेक करो, 20% 3 ईयर, 20% का मतलब 1/5। अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 6 होगा, तो 3 ईयर का रेशियो कितना, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, तो ये 125, ये 216 बन गया। तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि ये रेशियो बनना चाहिए। लेकिन हम चेक करते हैं प्रिंसिपल टू अमाउंट, मैंने तो यही सिखाया आपको अभी तक। तो यहां से निकाल लो ना, इंटरेस्ट इतना है, अमाउंट इतना है, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा और प्रिंसिपल टू अमाउंट रेशियो बन जाएगा। अब यहां देखो, थर्ड ऑप्शन अगर चेक करोगे, 25% का मतलब 1/4, प्रिंसिपल 4, अमाउंट 5, तो 3 ईयर का रेशियो कितना, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये 64, ये 125, नहीं बना, तो ये भी नहीं, तो ओनली 2 बनेगा यहाँ पे। बी इज द राइट आंसर। कितना शानदार है, मतलब जो चीज सिखाई है वो एग्जाम ओरिएंटेड है यार, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। और मेहनत करनी है, नहीं करोगे तो दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन इसी लेवल का है, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 का सेम लेवल है, ये आपके लिए होमवर्क है, सो दैट आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 35 क्वेश्चन बहुत होते हैं, कंसेप्ट भी किया है हमने, एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, तो फुल ऑन क्लास थी ये आपके लिए, बहुत शानदार वाली, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। 1 मिनट और सुनिएगा मुझे, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट बता दिया बहुत अच्छे से। मैंने आपको ये भी दिखा दिया इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने आपको पीवाईक्यू भी दिखा दी है। लेकिन अगर अब आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये मेरी मेहनत भी पानी में है और आपका तो भविष्य फिर पानी में है ही। आपको एग्जीक्यूट करना है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सीखिए। इसके बाद कंसेप्ट कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत अच्छे कंसेप्ट मैंने आपको यहां बता दिए, इतना ही लेवल है आरबीआई ग्रेड बी का, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा, गारंटी है नहीं रुकेगी कट ऑफ वगैरह, बहुत अच्छा स्कोर ले आओगे। लगातार जितने लेक्चर पहले आए हैं वो भी देखो, ये भी देखो, आगे आने वाले लेक्चर भी देखो, प्रॉपरली फॉलो करो इसको, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करिएगा जरूर, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।